Hello students, good afternoon. Today we will discuss about drawbacks of Rutherford's model of atom. ड्रॉबैक्स किसके ड्रॉबैक्स? रदरफोर्ड के। हमें पता है रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसने उसको कंपेयर किया था विद सोलर सिस्टम। किसके साथ कंपेयर किया था? सोलर सिस्टम के साथ। उसने जैसे सन न्यूक्लियस के रूप में बताया और प्लैनेट्स को रिवॉल्व जैसे करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए बताया था। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सिमिलर टू लाइटर प्लैनेट्स। फर्दर, न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। कि भाई न्यूक्लियस सन की तरह है, जैसे सन है वो ऐसे न्यूक्लियस है। द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सिमिलर टू द लाइटर प्लैनेट्स। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बताया रदरफोर्ड ने? प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फर्दर, द कूलम्बिक फोर्स Q1 and Q2 are the charges, R is the distance of the separation of the charge, and K is the proportionally constant between the electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force. अब जैसे उसने बताया था उसी के अकॉर्डिंग हो गया ये। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करेगी इनके ऊपर, जैसे अर्थ और इनके ऊपर काम करती है। लेकिन सीधी सी बात है कि अर्थ और प्लैनेट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, ह्यूज पार्टिकल हैं। लेकिन जो प्लैनेट हैं ये भी ह्यूज पार्टिकल हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, तो यहां माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, ये माइक्रोस्कोपिक। पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। कौन? इलेक्ट्रॉन्स और एटम। तो जो बातें सोलर सिस्टम पे जो लॉज अप्लाई हो सकते हैं वही बातें, वही लॉज यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो एक तो इसकी तुलना जो है गलत थी। वो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स तो निकल सकता है इससे। The similarity between the solar system and the nuclear model suggested that electrons should move around the nucleus in well-defined orbit. भाई यदि हम सिमिलर माने इसको इसके, तो प्लैनेट तो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में अपने अपने पथ पर घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। भाई जैसे ये सन है, इसके चारों तरफ ये एक प्लैनेट घूम रहा है, इस रास्ते दूसरा, इस रास्ते तीसरा, इस रास्ते, सबका अपना अपना ऑर्बिट है। वो एक दूसरे के ऑर्बिट में इंटर नहीं करते हैं, इंटरफियर नहीं करते हैं, तो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हाउएवर, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन। मतलब जब भी कोई बॉडी ऑर्बिट में घूमेगी, मतलब एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगी, ऐसे देखो जैसे ये, चलो इसको छोड़ो, मान ले ये सर्कुलर पाथ है, इस बॉडी पे ऐसे घूम रही है ऑर्बिट में, तो ये यहाँ से ऐसे सीधी रास्ता तो इसका ये बनता है,
यहाँ जानी चाहिए, यहाँ से सीधा रास्ता ये बनता है, यहाँ से सीधा रास्ता ये बनता है, ऐसे यहाँ ये बनता है, ऐसे ये बनता है, ऐसे ये बनता है। मतलब क्या है, हर बार इसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। पाथ चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, सेम वेलोसिटी से नहीं रहेगी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट में, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। Even if the body is moving with a constant speed in an orbit, it must accelerate because of changing in direction. चाहे वो एक ही स्पीड से मूव कर रही हो, फिर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे सर्कुलर पाथ पर आएगी तो डायरेक्शन तो बदलेगी बदलेगी। ये ऐसे ये ऐसे आना चाहिए था सीधा रास्ता, तो फिर ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, यहाँ से ऐसे। रास्ते तो सीधे ये जाएगी, लेकिन ये मूव डायरेक्शन चेंज करती है बार बार, हर बार डायरेक्शन, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन में आ रही है। चाहे कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड should emit electromagnetic radiation। अब मैक्सवेल ने यह बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आएगा, अब यहां चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल को एक्सेलरेशन में आएगा तो कह रहा है वो शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन इमिट करेगा, छोड़ेगा, रेडिएशन छोड़ेगा। अब रेडिएशन छोड़ेगा लेकिन ये प्लेनेट पे लागू नहीं होता, क्योंकि प्लेनेट चार्ज नहीं है। प्लेनेट रेडिएशन नहीं छोड़ते क्योंकि वो अनचार्ज है। Therefore, an electron is an orbit will emit radiation and energy carried by radiation comes from electronic motion। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो रेडिएशन छोड़ रहा है, तो रेडिएशन छोड़ने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी, वो उसी इलेक्ट्रॉन की मोशन से आएगी। इसका मतलब लगातार वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से इसने घूमना शुरू किया, लगातार चक्कर लगा रहा है, तो एनर्जी कम होती जाएगी, तो पाथ छोटा होता जाएगा। लगातार एनर्जी कम होती जाएगी तो पाथ कम होता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। अब न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, इसका मतलब एटम कोलैप्स हो गया, एटम नष्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। देखो ये न्यूक्लियस है, यहां से इलेक्ट्रॉन ने घूमना शुरू किया, अब एक्सेलरेशन है इसमें, तो रेडिएशन इमिट करेगा, तो एनर्जी लूज करेगा, तो बार बार इसका पाथ छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियस नजदीक आता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। स्पाइरल हो जाएगा पाथ इसका, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह छोटा होता जाएगा।
तो ऐसे ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब ये एटम स्टेबल नहीं है। रदरफोर्ड का मॉडल सही है तो एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन एटम स्टेबल है, इसका रदरफोर्ड का मॉडल में कमी है। तो ये कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में। द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। ऑर्बिट श्रिंक होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, सिकुड़ जाएगा। Calculations show that it should take an electron only 10 to the power minus second to spiral into the nucleus। मतलब कैलकुलेशन ये बता रही है कि 10 raised to power minus 8 सेकेंड में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकेंड से कितना हिस्सा कम पता है? 1 को 10 के आगे 8 जीरो लगा के भाग दे दो। 10 के आगे 8 जीरो लगा के 1 को डिवाइड कर दो। ये जो टाइम लगेगा इतने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। इतने सेकंड में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। पाथ श्रिंक होके, इसका मतलब ये कमी थी उसमें। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, नहीं गिरता है तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। Thus the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. If the motion of an electron is described on the basis of the classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in orbits may ask the since the motion of electron in the orbit is leading to the instability of the atom। मतलब यदि मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार इसका आंसर देखेंगे तो इसका मतलब एटम इनस्टेबल है। then why not consider electron as stationary? तो फिर इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी क्यों नहीं मान लेते कि भाई इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, घूमते ही नहीं है, न्यूक्लियस चारों तरफ घूमते ही नहीं है। यदि ऐसा मान के करें, if the electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electrons would pull the electrons toward the nucleus to form a miniature version of Thomson's model of atom। यदि ये मान ले इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, एक स्थान पर रुके हुए हैं, जैसे इसको ऐसे मान लें मॉडल को कि भाई ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ऐसे रुके हुए हैं, बस घूमते ही नहीं है, ऑर्बिट्स में स्टेबल हैं। तो फिर क्या होगा? फिर अट्रैक्शन हो जाएगी इस न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन्स के बीच। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है सारा और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये इकट्ठा एक मास बन जाएगा। जैसे किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। तो फिर थॉमसन का मॉडल हो गया ही। लेकिन थॉमसन का मॉडल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वो तो है ही नहीं। इसका दोनों मॉडल फेल हो गए। तो फिर एक नया मॉडल आया। Another serious drawbacks of the Rutherford model is that it says nothing about the electronic structure of atom। एक और कमी क्या थी? ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहता। क्या नहीं बताता ये? हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। कि अभी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसने ये तो बता दिया। अभी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो एक ही रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं या अलग अलग रास्ते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों का, या क्या सिस्टम है, ये नहीं बताया इसने। कि जैसे भाई न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बताया कि भाई इसके चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते पर घूम रहे हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें ऐसे बहुत से पाथ अपने अपने हर इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, या 5 एक में घूमते हैं, 20 एक में घूमते हैं, ऐसे इसने कुछ नहीं बताया। ये भी उसकी कमी थी। तो ये कमियां थी रदरफोर्ड की।
इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया, बोहर मॉडल। उसने इंप्रूव किया रदरफोर्ड के मॉडल को, मेजर रोल अदा किया। बोहर मॉडल क्या बताया उसने? ड्यूअल character of the electromagnetic radiation, which means that radiations possess both wave-like and particle-like properties. इसके बेस पर उसने मॉडल दिया कि भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल कैरेक्टर है, उनमें दो ही प्रकृति है। वो वेव की तरह कैरेक्टर भी शो करते हैं और वो पार्टिकल की तरह भी। उनमें एक तरंग के गुण भी हैं और एक कण के गुण भी, एक पार्टिकल के गुण भी हैं। Experimental results regarding atomic spectra, which can be explained only by assuming the quantized electronic energy level in atom. साथ में उसने क्वांटाइज एनर्जी को क्वांटा के रूप में लिया, क्वांटाइड मानी। तो ये कहाँ से आया ये चीज, ये कल आपको बताएंगे कि ड्यूअल कैरेक्टर कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से हुई। उसके बाद में बोहर का मॉडल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।